भोली भाली मासूम सी लड़की शालू की जैसे ही शादी हुई, वैसे ही उसकी चारों जेठानियों राधिका, रागिनी, माया और सरला ने मिलकर अपने सास ससुर को तीर्थ यात्रा पर भेजने का प्लान बना लिया। सासू माँ, ससुर जी, अब आपके पांचों बेटों की शादी हो चुकी है और पांचों सेटल भी हो गए, तो अब आप लोग एक दूसरे को पूरा टाइम दीजिए। बहू, इस उम्र में एक दूसरे को हम टाइम ही तो दे रहे हैं, इसके अलावा और कुछ दे भी नहीं सकते। ससुर जी भी ना बहुत मजाक किया है। ससुर जी, भाभी के कहने का मतलब है कि आप दोनों तीर्थ यात्रा पर निकल जाइए, 1-2 महीने घूमिए, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। क्या बात है मेरी बहुओं, जब से मेरी शादी हुई है तब से मैं यही सोच रही थी कि कब तुम्हारे ससुर जी मुझे पूरी दुनिया घुमाएंगे। एक बार बड़ी मुश्किल से नैनीताल लेकर गए थे, लेकिन 2 ही दिन में वापस आ गए। तभी वहां पर उनके पांचों बेटे आदित्य, अजय, विजय, महेश और मुकेश आ गए। माँ, बाबूजी, आपकी बहुएं बिल्कुल सही कह रही हैं। आप दोनों दिल खोलकर जिंदगी का मजा लीजिए। किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे फोन कर देना। दोनों सास ससुर तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। उनके पांचों बेटों ने पहले उन्हें रेलवे स्टेशन छोड़ा, फिर अपने अपने ऑफिस चले गए। इधर शालू की चारों जेठानियां आपस में मिलकर उसके खिलाफ प्लानिंग करने लगी। चलो, हमारा पहला प्लान तो कामयाब हो गया। सास ससुर को घर से बाहर भेज दिया, दिन भर हमारे पति घर पर रहेंगे नहीं। अब हम शालू को इस घर की नौकरानी बनाएंगे और हम सब मालकिन बनकर खूब ऐश करेंगे। सबसे पहले शालू से अपने कपड़े धुलवा लेते हैं, बहुत गंदे हो गए। मैं शालू को बुला कर लाती हूँ। माया जल्दी से शालू को बुला कर ले आई। उसके बाद सबसे बड़ी जेठानी राधिका ने कहा, शालू, हमारे कपड़े बहुत गंदे हो गए, बाथरूम में जाओ, जल्दी से सारे के सारे कपड़े धो डालो, सारे गंदे कपड़े वहीं रखे हैं। ठीक है भाभी। शालू ने बाथरूम में जाकर देखा तो ढेर सारे कपड़े रखे थे। ऐसा लग रहा था कि पूरे गांव के कपड़े उसे धोने के लिए बोल दिए गए हों। लेकिन फिर भी कई घंटों की मेहनत के बाद उसने कपड़े धोकर छत पर सूखने के लिए डाल दिए। जैसे ही वो छत से नीचे आई, वैसे ही सारे कपड़े अच्छे से धो दिए हैं ना? हाँ भाभी, छत पर सूखने के लिए भी डाल दिए। तो अब जल्दी से किचन में जा और हम सब के लिए चाय पकौड़े बना कर ला। ठीक है भाभी। शालू ढेर सारे कपड़े धोकर बहुत थक चुकी थी। इसके बावजूद उसने सबके लिए चाय पकौड़े बनाए। शालू भी उन्हीं के साथ बैठ गई। तेरे माँ बाप ने तुझे संस्कार नहीं सिखाए क्या? 4-4 बड़ी जेठानियों के बराबर में बैठी है तू। अब गलती हो गई भाभी। इतना कहकर शालू अपने कमरे में चली गई। भाभी, अब तो शालू आराम फरमाने चली गई, कोई काम बताइए ना उसे। हाँ, ऐसा कर, ये लाल चटनी लेकर छत पर जा, सब कपड़ों पर दाग लगा दे, उसे फिर से कपड़े धोने को बोल देती हूँ। वाह भाभी, एक नंबर की चंट हो आप। माया लाल चटनी लेकर छत पर गई और सभी कपड़ों पर दाग लगा दिए। इसके बाद सारे कपड़े वो नीचे लेकर चली आई। ये लो भाभी, इन कपड़ों पर ऐसे दाग लगाए हैं जिसे साफ करते करते शालू को उसकी मम्मी याद आ जाएगी। बहुत बढ़िया, अब शालू को बुलाती हूँ। शालू, अरे ओ महारानी, सो गई क्या? ये कैसे कपड़े धोए तूने? सारे दाग तो वैसे ही लगे, सिर्फ कपड़े गीले करके छत पर सुखाने के लिए डाल दिए थे क्या? नहीं भाभी, मैंने तो एक एक कपड़े को अच्छी तरह से धोया था, पता नहीं इतने सारे दाग कैसे लग गए। तेरे कहने का क्या मतलब है? ये दाग हमने लगाए हैं? मैंने ऐसा तो नहीं कहा भाभी। अब जल्दी से सारे कपड़े फिर से धो डाल और इस बार सारे कपड़े साफ होने चाहिए। शालू एक बार फिर से सारे कपड़े धोने लगी। इस बार दाग इतने गहरे थे कि कपड़े धोते धोते शाम हो गई। जैसे ही शालू कपड़े धोकर फ्री हुई, वैसे ही हमारे पति आने वाले होंगे, अब जल्दी से खाना बना जाकर। जी भाभी। शालू ने सबके लिए खाना बनाया। शालू खाना परोस रही थी, तभी चारों जेठानियां खड़ी हो गई। अरे देवरानी जी, आप अभी नई नई आई हो, सारा काम आप ही करोगी क्या? आप बैठो, हम लोग खाना परोस देते हैं। शालू अचानक हैरान हो गई। तभी उसके पति मुकेश ने कहा, अरे बैठ जाओ शालू, तुम्हारी भाभियां तुमसे बहुत प्यार करती हैं। अब ये हर दिन का काम हो गया था। दिन भर चारों जेठानियां शालू पर जुल्म ढाया करती थी और रात को पतियों के आने के बाद अच्छा बनने का नाटक करती थी। शालू इतनी भोली थी कि वो किसी से कुछ नहीं कहती थी। ऐसे ही दिन बीतते रहे। 1 महीने बाद चारों जेठानियों को वायरल फीवर हो गया। शालू ने डॉक्टर को फोन करके बुलाया। डॉक्टर साहब, हम चारों को वायरल फीवर हो गया, पर हमारी देवरानी को क्यों नहीं हुआ? शायद वो एक्सरसाइज करती होंगी, आप लोग हमेशा आराम करती होंगी। खैर, डॉक्टर साहब दवाइयां देकर चले गए। अब शालू अपनी जेठानियों की खूब सेवा करने लगी, यहाँ तक कि सबके पैर भी दबाया करती थी। शालू, हमने तेरे साथ कितना बुरा बर्ताव किया, फिर भी तू हमारी सेवा कर रही है। जी भाभी। इतना बोलकर शालू अपने कमरे में चली गई। अब जेठानियों ने उस पर जुल्म करना भी बंद कर दिया।
शालू की खूब सेवा करने की वजह से सभी जेठानियां एक हफ्ते में ही ठीक हो गए। एक हफ्ते बाद जब सबके पति काम पर चले गए तब शालू हंटर लेकर हॉल में बैठ गई। तुम चारों जाओ, सभी रजाई के कवर गंदे हो गए, धो दो जाकर। ये क्या कह रही हो तुम? जब मैं अकेले इस घर का सारा काम कर सकती हूँ तो आप 4 लोग मिलकर क्यों नहीं? अगर हम ऐसा ना करें तो? जरा छत की तरफ देखो, हर तरफ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। आप लोगों ने जो जो मेरे साथ किया वो सब इसमें रिकॉर्ड है। आपने उस दिन कपड़ों पर चटनी लगाकर दोबारा मुझसे कपड़े धुलवाए थे ना, वो सब इसमें। मुझे शादी से पहले ही पता चल गया था कि मेरी 4 जेठानियां हैं। उसी वक्त मैं समझ गई थी कि मेरे साथ ऐसा कुछ जरूर होगा, इसीलिए सुहागरात वाली रात ही मैंने ये सारे कैमरे लगा दिए थे। अब जरा भी चूकी तो सारे वीडियोस घर वालों को दिखा दूंगी, और चिंता मत करो, अभी ये सारे कैमरे बंद है। तुम तो इतनी भोली थी, अचानक क्या हो गया? भोली तो मैं अब भी हूँ, वरना अब तक 100 कोड़े मार चुकी होती। जल्दी जाओ, टाइम वेस्ट मत करो। अब जो उन चारों ने शालू के साथ किया था वो सब अब शालू उन चारों के साथ करने लगी। कुछ दिनों बाद उसके सास ससुर वापस आ गए। सासू माँ, ससुर जी, हम चारों ने जानबूझकर आपको तीर्थ यात्रा पर भेजा था ताकि हम भोली भाली शालू पर जुल्म कर सके। चारों जेठानियों ने जो शालू के साथ किया था सब कुछ सबके सामने बता दिया। मैं तुम्हें कितना अच्छा समझता था राधिका, और तुम ऐसी 3rd क्लास सोच वाली निकली। मुझे माफ कर दीजिए, हमें आज अपनी गलती का एहसास हो गया है। कभी किसी के भोलेपन का फायदा नहीं उठाना चाहिए, वरना वो बहुत खतरनाक हो जाता है। वैसे शालू, तुमने इन चारों को अच्छा सबक सिखाया, लेकिन अब जब इन लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया है तो इन्हें माफ कर दो। ठीक है सासू माँ, मैं इन चारों को माफ करती हूँ। उस दिन के बाद 5 बहुएं उस घर में एक साथ खुशी खुशी रहने लगी। वाओ, ये वाली ड्रेस कितनी अच्छी लग रही है। ऐसा करती हूँ, इसे खरीद लेती हूँ। भाई साहब, इसे पैक कर दीजिए। हाँ बहन जी, ले लीजिए, बहुत अच्छी ड्रेस है, इसे खरीद लीजिए, आपकी बेटी पर बहुत अच्छी लगेगी। ये ड्रेस मैं अपनी बेटी के लिए नहीं बल्कि अपने लिए ले रही हूँ, समझे? क्या अपने लिए? लेकिन आपको नहीं लगता कि ये कुछ ज्यादा ही छोटी हो जाएगी? चुप कर, तू कौन होता है छोटी बड़ी का ज्ञान देने वाला? चल अब इसे पैक कर दे। अगले दिन रमोला वो शॉर्ट ड्रेस पहनकर और आंखों में काला चश्मा लगाकर घर से निकलती है तो मोहल्ले की औरतें उसे देखकर बातें बनाती हैं। हे राम, इस रमोला को तो बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। छी छी छी, ये कैसे कपड़े पहने इसने? अरे कम से कम अपने पति और बच्चों का तो ध्यान रखो। अरे पढ़ाई लिखाई तो हमने भी की है, लेकिन हम इतने बेशर्म नहीं है कि इस उम्र में ऐसे कपड़े पहने और तेरी तरह नाक कटवा दे। बेशर्म रमोला। तू चुप कर शीला, अब ओढ़ने पहनने की कोई उम्र तो होती नहीं, और तुम लोग क्या जानो फैशन। उसका पति दरवाजे पर खड़े खड़े ये सब बातें सुन रहा था। वो गुस्से में अंदर जाता है। रमोला का स्वभाव ऐसा ही था, वो ऐसे ही कपड़े पहनती थी। रमोला के 2 जवान बेटे थे, रौनक और अनुभव। एक रोज उनके कुछ दोस्त उनसे मिलने घर आते हैं तो रमोला बाथरूम से निकलकर टॉवेल लपेटे ही अपना बॉडी लोशन लेने बाहर आती है। ये देख उनके दोस्त हैरान हो जाते हैं और उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, अरे अनुभव, लगता है आंटी को हमसे मिलने की कुछ ज्यादा ही जल्दी थी, इसीलिए ये टॉवल में ही आ गई। नमस्ते आंटी जी, कैसे हो आप? हेलो बच्चों, वैसे मैं तुमसे कुछ साल ही तो बड़ी हूँ, तुम लोग मुझे दीदी भी कहोगे तो वो भी चलेगा। और वो तो मैं अपना बॉडी लोशन भूल गई थी, वही लेने आई थी। फिर कुछ देर बाद वो लड़के वहां से चले जाते हैं, लेकिन उसके दोनों बेटे ये देख बहुत गुस्सा होते हैं। माँ, ये क्या पहन के आ गई आप? ओफो, पहले तो तुमने सिर्फ मोहल्ले में हमारी नाक कटवाई थी, लेकिन अब बेटे के दोस्तों के सामने भी। छी, अब तो तुमने हद ही कर दी। ऐसे ही एक रोज जब रमोला शॉर्ट्स योगा ड्रेस पहनकर गार्डन में योगा कर रही थी तो पड़ोस के कुछ बुढ़े उसे अपनी छत से निहार रहे थे। ये देख मनोहर को बहुत गुस्सा आया। तुम लोगों को शर्म नहीं आती जो यहाँ ताक झाक कर रहे हो? है भाई, तुम्हारे घर पर माँ बहन नहीं है क्या? अरे ऐसा माल नहीं है ना, इसलिए। लोगों की इसी तरह की बातों से मनोहर को बहुत बुरा लगता है और इसी बात को लेकर मैं चिंता में बैठा हुआ था। तभी उसका दोस्त उससे बोला, क्या बात है मनोहर, तू इतना परेशान क्यों है? तू तो मेरी चिंता की वजह जानता ही है ना। मुझे तो डर है रमोला कहीं अपनी जैसी बहुएं ले आई तो मेरे बेटों की तो जिंदगी ही खराब हो जाएगी। तो तू उस दिन का इंतजार ही क्यों करता है? क्या मतलब? मतलब मेरे भाई की 2 बेटियां हैं जो गांव में रहती हैं, वो दोनों बड़ी ही संस्कारी हैं। अगर तुम चाहो तो अपने दोनों बेटों की शादी उनसे करवा सकते हो, लेकिन रमोला बहन जी को बिना बताए, क्योंकि वो ऐसा होने नहीं देंगी। मनोहर को अपने दोस्त की बात बिल्कुल ठीक लगी और वो अगले ही दिन अपने दोनों बेटों के साथ लड़की देखने चला गया। दोनों बहनें सर पर दुपट्टा लिए खड़ी थी। ये देख मनोहर और दोनों बेटे बहुत खुश होते हैं।
आपकी बेटियां तो बड़ी ही संस्कारी हैं। जी भाई साहब, एक वही चीज है हमारे पास जो हम गरीब अपनी बेटियों को देख सकते हैं। वैसे बहन जी क्यों नहीं आई? जी वो माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। इसी तरह वो बात को घुमा देते हैं। 2 दिन बाद दोनों बहुएं ब्याह कर अपने ससुराल आ जाती हैं, जहां उनका ससुर उन दोनों का गृह प्रवेश करवाता है, क्योंकि उनकी सास तो अभी तक सो रही थी। इसके बाद वो फ्रेश होकर सबसे पहले सर पर घूंघट ओढ़े पूजा पाठ करती हैं, फिर रसोई में चली जाती हैं और अपने सास ससुर के लिए चाय बनाकर लाती हैं। उठिए माँ जी, उठकर चाय पी लीजिए। कौन हो तुम और मेरे कमरे में क्या कर रही हो? कहीं तुम कोई चोर तो नहीं हो? हम दोनों आपकी बहुएं हैं माँ जी, ये लीजिए चाय पीजिए। ये सुनकर रमोला के होश उड़ जाते हैं। फिर मनोहर उसे सब बताता है। रमोला हैरान रह जाती है और अपनी दोनों बहुओं को घूंघट में देखकर तो उसे और भी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन अब वो कर भी क्या सकती थी। वो बिना चाय पिए फ्रेश होने चली जाती है। कुछ देर बाद दोनों बहुएं बढ़िया सा नाश्ता बनाकर तैयार कर लेती हैं। कुछ देर बाद रमोला भी शॉर्ट ड्रेस पहनकर हॉल में आती है, जिसे देखकर रोशनी कहती है, अरे माँ जी, ये आपने कैसे कपड़े पहने हुए हैं? ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई छोटे बच्चे के कपड़े पहने हुए हैं। ओहो गवार बहू, इसे क्रॉप टॉप कहते हैं। अब तुम गवारों को क्या पता? लेकिन ऐसे कपड़े पहने हुए तो हमने बस बच्चों को देखा है। हमारे गांव में सब छोटे बच्चे पहनते थे ऐसे कपड़े। ये सुनकर मनोहर और उसके दोनों बेटे जोर जोर से हंसने लगते हैं, लेकिन रमोला गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। कुछ दिन बाद जब वो दोनों बहुएं सर पर घूंघट ओढ़े बाजार जाती हैं, तो उन्हें देखकर मोहल्ले की औरतें बातें बनाती हैं। अरे आज तक तो देखा था सास संस्कारी होती है और बहुएं बेशरम, लेकिन अब तो जमाना उल्टा आ गया है। इनके यहाँ तो बहुएं घूंघट वाली आई हैं और सास छोटे छोटे कपड़े पहनने वाली बेशरम। जब दोनों बहुएं अपनी सास के बारे में ये सब सुनती हैं, तो उन्हें बहुत बुरा लगता है और वो घर आकर इस बारे में अपनी सास से बात करती हैं। माँ जी, आपको पता है आपके इन कपड़ों की वजह से लोग कैसी कैसी बातें बनाते हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरे जो जी में आएगा मैं करूंगी, समझी तुम? ऐसे ही समय गुजरता है। कुछ दिनों बाद उनके घर पर हवन होता है, जहां दोनों बहुएं साड़ी पहनकर घूंघट डालकर खड़ी होती हैं। रमोला शॉर्ट ड्रेस पहनकर वहां आती है। हवन खत्म होने वाला है मनोहर जी, आपकी पत्नी कहाँ है? ओह सॉरी, वो तैयार होने में थोड़ा समय लग गया। छी छी छी, ये सब क्या है? पूजा में ऐसे कपड़े? घोर अपशकुन। आज के बाद मैं तो क्या कोई भी पंडित आपके यहाँ पूजा में नहीं आएगा। छी, अब यही दिन देखना बाकी रह गया था। मुझे तो शर्म आती है आपको माँ कहते हुए भी। पंडित जी गुस्से में वहां से चले जाते हैं। सभी उसको खरी खोटी सुनाकर चले जाते हैं। उस दिन रमोला को पहली बार थोड़ा बुरा लगा था। 2 दिन बाद वो टेलर के पास कपड़े लेने जाती है। वाओ, ये टॉप तो आपने अच्छा सिला है, लेकिन इसका गला थोड़ा डीप हो गया है। तो क्या हुआ बहन जी, आप तो वैसे भी डीप नेक ही पहनती हैं, और सच कहूं तो आपके सेक्सी फिगर पर ये कमाल का लगेगा। गुस्से में वो टॉप वो उस टेलर के मुंह पर मार कर आती है, लेकिन अब उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अब सब मॉडर्न कपड़े छोड़ साड़ी में आ जाती है और साड़ी पहनकर सबके सामने आती है। रमोला का ये रूप देखकर सभी बहुत खुश होते हैं। आप सभी लोग मुझे माफ कर दीजिए, मेरे इन मॉडर्न कपड़ों की वजह से तुम सबकी कितनी बेइज्जती हुई है। मुझे माफ कर दो। जहां सास बहू को संस्कारी होना सिखाती है, वहीं मेरी संस्कारी बहुओं ने मुझे तमीज में रहना सिखाया। अब से आपको रमोला का यही नया रूप देखने को मिलेगा। रमोला की ये बात सुनकर सभी बहुत खुश होते हैं और अब वो सब एक साथ खुशी खुशी मिलकर रहते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।